हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 की, जो कि आप लोग जानते हैं ये सब्जेक्ट है आपका साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, अंधेपन और कम दृष्टि का मनोशैक्षणिक निहितार्थ। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आप जानते ही हैं कोर्स 2 है आपका, प्रथम वर्ष का है। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किए हैं और लगभग हमने 100 क्वेश्चंस के करीब में कवर किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इससे आप लोगों के आने वाले जो पेपर हैं उसमें काफ़ी अच्छी तैयारी आप लोगों को यहाँ से हो जाएगी। और अगर आपने ये सभी क्वेश्चंस देख लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका पेपर में कवर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग कराने वाले हैं, आपके साथ में करने वाले हैं, वो है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 5 या 6 क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बाकी आपके ट्रू फॉल्स में पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कम से कम 80 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे बाहर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, इससे बाहर आपको अलग से पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और यहीं से आपके आने वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम लोग ट्रू फॉल्स करेंगे। तो ट्रू फॉल्स में हम लोग देखेंगे आगे हमें क्या करना है। ये सब्जेक्ट है हमारा, बहुविकल्पीय प्रश्न हमने कर लिया है, तो हम सीधा चलेंगे हम ट्रू फॉल्स पे। ये आप देख सकते हैं हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं, लगभग 94 क्वेश्चंस, 94 क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में किए हैं। तो आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं ये आप देख सकते हैं, जिसकी स्लाइड लग गई है, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें कि रेटिना आँख के अग्रभाग में स्थित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। रेटिना हमारा अग्रभाग में स्थित नहीं होता है, ये पश्च भाग में होता है आपकी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि शंकु कोण जिसको बोलते हैं कम रोशनी की स्थिति में दृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ये कम रोशनी में दृष्टि से के लिए ये जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि मायोपिया को दूरदर्शिता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, मायोपिया को दूरदर्शिता के नाम से नहीं जाना जाता है। मायोपिया में क्या होता है, आपके चीज़ें डबल दिखाई देती हैं, यह आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्लूकोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें लेंस धुंधला हो जाता है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोमा में आपके जो लेंस है वो धुंधला नहीं होता है, ये आपके मोतिया बिंदु में होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित आँखों की जांच आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है। अगर आँखों में आपको कोई भी परेशानी लग रही हो, आँखें चुभ रही हो या आँखें लाल हो रही हो, आँखों से लगातार पानी गिर रहा हो या सूखी आँख जैसे ये महसूस हो रहा हो या गुलाबी हो जा रहा हो कलर, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए, उससे रिलेटेड आपको दवा लेनी चाहिए। वैसे भी जो आँखें होती हैं काफ़ी सेंसिटिव होती हैं, तो आपको उसके प्रति कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जांच आपको समय समय पे कराते रहना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत दिख रही है तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाएं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि परितारिका पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका पुतली। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि रंग दृष्टि के लिए छड़ें रॉड्स जिसको बोलते हैं उत्तरदायी होती हैं। तो नहीं, रंग की
दृष्टि के लिए आपके रॉड्स इसमें जिम्मेदार नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रेसबायोपिया एक उम्र से संबंधित स्थिति होती है जिसके कारण वस्तुओं को करीब से देखने में कठिनाई होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रेसबायोपिया में ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पास की जो वस्तुएं होती हैं उसको देखने में समस्या देखने को मिलती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि एम्ब्लियोपिया या फिर आलसी आँख एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँखों के गलत संरेखण की विशेषता पाई जाती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आलसी आँख है इसमें आपके गलत संरेखण की विशेषता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि आँखों के अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन और खनिजों से भरपूर संतुलित आहार खाना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो संतुलित आहार होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि कॉर्निया आँख का पारदर्शी बाहरी आवरण होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। जो कॉर्निया होता है ये पारदर्शी भाग होता है और ये आँख का बाहरी आवरण होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि ऑप्टिक तंत्रिका आँख से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी संचरित करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्टिक तंत्रिका आँख से जो है वो मस्तिष्क तक जो भी देखने में उसको आता है वो सारी जानकारी वो क्या करता है, मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि दृष्टि वैषम्य तब होता है जब कॉर्निया या लेंस का आकार नियमित होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। जब नियमित रहेगा तो फिर वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सोथैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। ये इसमें आपके कंजक्टिवा में सूजन नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 कि यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे पहनने से आंखों को सूजन होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। तो ये आपका सही है। और चश्मा जब लगाते हैं आप तो केवल सूजन से ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों से आप आंखों को बचा सकते हैं। धूल के कण या फिर कुछ भी आंखों में पड़ते हैं, बहुत चुभन करते हैं। धूप भी डायरेक्ट आंखों पे लगती है तो भी दिक्कत होती है, तो उसको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि अंधापन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति की अपनी पर्यावरण को प्रभावी ढंग से समझने और उसमें नेविगेट करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि अंधापन और जो कम दृष्टि है, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ये व्यक्ति अपने वातावरण को अच्छे से समझने में कहीं ना कहीं अपनी क्षमता को वहाँ पे लगा करके उस स्थिति को अच्छे से समझ सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17 कि अंधापन या कम दृष्टि अक्सर सामाजिक संपर्क और व्यापक सामाजिक नेटवर्क को बढ़ावा देती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इससे सामाजिक जो संपर्क होता है वो कहीं ना कहीं टूट जाता है और लोग वहाँ पे थोड़ा सा उनके जो दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता है इन लोगों के प्रति, ज़्यादातर वो निगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो इससे उनको अपने उस सोशल होने में और कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि जन्मजात अंधेपन से मोटर और संज्ञानात्मक विकास दोनों में देरी हो सकती है। तो यह सत्य बात है कि जन्मजात अगर बच्चे में ब्लाइंडनेस है तो उसको चलने में और भावनात्मक जो उसका विकास होता है, संज्ञानात्मक जो विकास होता है, उसमें देरी हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि परिवार और समुदाय से मिलने वाला सहयोगात्मक जो रवैया होता है वो अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। तो ये सत्य बात है। जो भी बच्चे दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो
बच्चे ब्लाइंडनेस के हों या लो विजन के हों या फिर वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के हों या फिर वो मानसिक मंद हों या जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं या किसी भी दिव्यांगता से वो ग्रसित हैं, अगर उनके माता पिता या परिवार की वहाँ पे किसी भी प्रकार की सहयोग नहीं है तो अक्सर वे बच्चे आगे डेवलप नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे परिवार के साथ साथ समुदाय दोनों अगर सहयोगात्मक रवैया रख रहा है तो बच्चे काफ़ी आगे जाते हैं। तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न नंबर 20 कि साधारण व्यक्तियों की तुलना में अंधे लोगों में सुनने और छूने की इंद्रियां अधिक होती है। तो ये असत्य है कि साधारण व्यक्तियों की तुलना में जो अंधे लोग होते हैं उनमें सुनने की और छूने की जो इंद्रियां होती हैं वो अधिक नहीं होती है, बल्कि वो उसी पे डिपेंड होते हैं, तो उसी के माध्यम से सारे कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंधापन या कम दृष्टि दैनिक गतिविधियों में व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि अंधापन या कम दृष्टि की स्थिति सामाजिक और संचार चुनौतियों के कारण अलगाव और अवसाद की भावना पैदा कर सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे ब्लाइंडनेस होते हैं, लो विजन के होते हैं, अगर वो समाज में काफ़ी बाधाओं का सामना कर रहे हैं तो अक्सर उनके मन में कुंठा की भावना आ जाती है, हीन भावना आ जाती है और अपने आप को वो नकार समझते हैं कि हम किसी लायक नहीं हैं और फिर वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि जन्मजात अंधेपन की तुलना में आकस्मिक अंधेपन का संज्ञानात्मक विकास पर कम प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। कम प्रभाव नहीं पड़ता है, ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है। आगे काफ़ी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं, जो चीज़ें वो अच्छे से कर भी पाते बाद में, अगर ये चीज़ें होती तो वो चीज़ें वो जन्म से ही नहीं कर पाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 कि परिवार और समुदाय से मिलने वाला नकारात्मक रवैया अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर कम से कम प्रभाव डाल सकता है। तो ये गलत है। जो नकारात्मक रवैया होता है वो परिवार का हो या समुदाय का हो या किसी का भी हो, उस बच्चे पे काफ़ी असर डालता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 कि अंधे लोग स्वतंत्र और संतुष्ट जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये भी अपना जो जीवन है बहुत अच्छे तरीके से ये जीते हैं। अगर वो पढ़ाई में आगे जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी लाइफ उनकी हो जाती है, जीवन शैली भी उनकी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंधापन या कम दृष्टि की स्थिति में किसी व्यक्ति की कुछ खास करियर या पेशा अपनाने की क्षमता में बाधा डाल सकती है। तो यह सही बात है, वो बाधा डाल सकती है, क्योंकि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि अंधापन या कम दृष्टि पारस्परिक संबंध बनाने और बनाए रखने में जो उनको चुनौतियां आती हैं, वो चुनौतियों का सामना वो करते हैं। तो ये सत्य बात है। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां कारण बनती हैं कि वे बच्चे जो पारस्परिक संबंध होता है उसको अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि जन्मजात अंधापन सामाजिक भावनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है लेकिन संज्ञानात्मक और मोटर विकास को नहीं। तो ये गलत है। जन्मजात जो बच्चे अंधे होते हैं वे बच्चे सामाजिक और भावनात्मक विकास में तो पीछे रहते ही हैं, बल्कि वो चलने फिरने में भी और संज्ञानात्मक जो उनकी भावनात्मक जो भावना होती है उसमें भी वो पीछे रह जाते हैं, अच्छे से वो डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के समावेश और भागीदारी को सुविधाजनक बनाने में सामुदायिक समर्थन न्यूनतम भूमिका निभाता है। तो ये सही है। आपका जो सामुदायिक समर्थन है वो अपना न्यूनतम भूमिका निभाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसके परिवेश के लोग जो उसके वहाँ पे सोशल होते हैं या परिवेश के लोग जो हैं या समुदाय के जो लोग हैं या फिर कह लीजिए कि समाज के लोग हैं, समुदाय के लोगों को छोड़ करके समाज के लोग जो हैं या परिवार के जो सदस्य होते हैं वो लोग ज़्यादा भूमिका निभाते हैं।
अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि अंधे लोगों में अपने वातावरण में खतरे या बाधाओं को महसूस करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये गलत है, जन्मजात क्षमता नहीं होती है। दरअसल होता क्या है कि जो इसमें साधारण व्यक्ति होता है वो काफ़ी चीज़ों को देख रहा होता है, तो उसका माइंड बटा होता है। बल्कि जो ये होते हैं ब्लाइंडनेस के लोग, ये जो होते हैं एकाग्र चित्त के होते हैं, तो थोड़ा सा इनको पहले से बाधाओं का ज्ञान हो जाता है। बल्कि उनमें ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है कि उनमें कोई ऐसा जादू होता है या उनको अलग से कोई शक्ति मिली है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए ये क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। इसको आप बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि अंधापन और कम दृष्टि किसी व्यक्ति की मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये सत्य बात है। वो किसी की क्षमता को वो वहाँ पे कम नहीं कर सकता है कि वो किसी भी एक्टिविटी में भाग ना ले, चाहे वो खेल का हो या फिर अन्य हो जहाँ पे सीख सके वो बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है कि ब्लाइंडनेस और लो विजन के प्रति परिवार के रवैये का व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक समायोजन और कल्याण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो ये असत्य बात है। अगर परिवार साथ दे रहा है और वहाँ के लोग साथ दे रहे हैं, उनका रवैया अच्छा है, तो वो बालक आगे भी जाता है, काफ़ी अच्छा विकास करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि अंधे लोगों में स्मृति और स्थानिक जागरूकता जैसे गैर दृश्य क्षेत्रों में असाधारण क्षमताएं होती हैं। तो ये सत्य है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य केवल शैक्षणिक उपलब्धि होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल वो शिक्षा के लिए ही आगे उपलब्धि नहीं हासिल करते हैं, बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी, अपनी जीवन शैली को सुधार करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि अंधापन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सिद्धांत सर्वण विधियों पर स्पर्श निर्देश को प्राथमिकता देते हैं। तो ये सत्य बात है, क्योंकि जो बच्चे कम दृष्टि वाले होते हैं या फिर वो देख ही नहीं पाते हैं, तो अक्सर उनको सर्वण विधियों पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है और वो सारी चीज़ों को छू करके महसूस करके ही जान पाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 36 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों की अवशिष्ट दृष्टि की अक्सर शैक्षिक परिवेश में उपेक्षा की जाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उपेक्षा नहीं की जाती है, वो बच्चे शैक्षिक स्तर पे काफ़ी अच्छे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि दृष्टि वाले साथियों की तुलना में अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा कम महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसा नहीं है, वो उनके लिए भी सारे जो भी शैक्षिक कार्यक्रम अपनाया जाता है प्रारंभिक बचपन में, वो सभी उनके लिए भी जरूरी होते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए शैक्षिक उपकरण मुख्य रूप से पारंपरिक और स्पर्शनीय हैं। तो ये असत्य है। ऐसे बच्चों के लिए जो शैक्षिक उपकरण हैं वो आपके केवल स्पर्श पे और उनके कह लीजिए कि किसी उपकरण पे ही नहीं डिपेंड होते हैं, उन्हें श्रवण के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को पढ़ाने में उनकी केवल संवेदी कमियों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि उनके केवल संवेदी कमियों पर आप ध्यान नहीं देंगे, लगभग हर तरीके से उनकी मदद किया जाएगा, तभी वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंधेपन और कम दृष्टि के मनोशैक्षणिक निहितार्थ शैक्षणिक प्रदर्शन से परे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधापन और कम दृष्टि वाले मनोशैक्षणिक निहितार्थ जो हैं वो शैक्षणिक प्रदर्शन जो होता है उनका वो परे है। ये सत्य बात है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सत्य बात है आपका। ये 40 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, आधा हमने कवर कर लिया है, जो कि ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर चैनल सर्च करें स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। इससे आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे आपको काफ़ी सब्जेक्ट्स के
जो तैयारी करने हैं उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और आपको ट्रू फॉल्स और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी। और इसी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे जाकर के आप नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की शिक्षा समग्र विकास से अधिक शैक्षणिक तैयारी पर जोर देती है। तो ये गलत है। समग्र शिक्षा जो है वो अधिक शैक्षणिक तैयारी पर जोर नहीं देती है, वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि आधुनिक शैक्षणिक परिवेश में ब्रेल साक्षरता को पुराना माना जाता है। तो ये असत्य है, पुराना नहीं है। इसी से सारे बच्चे लगभग अपना पढ़ाई लिखाई सीखते हैं अभी भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि सहायक प्रौद्योगिकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बजाय निर्भरता को बढ़ावा दे सकती है। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि जो व्यावसायिक सारी चीज़ें सिखाई जाती है इन बच्चों को, वो अपने जीवन में ये कैसे डिपेंड हो सकें इसके लिए बताया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रम मुख्य रूप से उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये असत्य है। हस्तक्षेप कार्यक्रम जो होता है ये बच्चों को घर पे भी लागू करवाया जाता है, उनके माता पिता के द्वारा, उनके सदस्यों के द्वारा, जो परिवार में रह रहे होते हैं। और समाज भी एक तरीके से प्रारंभिक हस्तक्षेप में कहीं ना कहीं भाग लेता है। और उपचार तो होता ही है, लेकिन केवल इसी का अगर हम मान लें कि केवल उपचार के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। प्रारंभिक हस्तक्षेप में आपके सभी चीज़ें शामिल होती हैं, सभी पहलुओं पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए पारंपरिक शैक्षिक उपकरण सार्वभौमिक रूप से प्रभावी हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है कि समावेशी शिक्षा के लिए अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए अलग अलग शैक्षिक परिवेश की आवश्यकता होती है। तो ये गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में आपको बताया गया है कि वहाँ पे जो बच्चे दिव्यांग नहीं होते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, दोनों को वहाँ पे शिक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल वहाँ पे दिव्यांग बच्चे लेंगे, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे देख नहीं सकते या कम देखने वाले हैं उनको हटा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। समावेशी शिक्षा में सामान्य और दिव्यांग दोनों पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि शिक्षकों को अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए भावनात्मक कल्याण की तुलना में शैक्षणिक उपलब्धि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल वो उनकी जो प्राथमिक उपलब्धि हो वो केवल शैक्षणिक ही हो, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि अंधेपन और कम दृष्टि के मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक निहितार्थ मुख्य रूप से शैक्षणिक प्रदर्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नंबर 49 क्वेश्चन है हमारा कि VIAD वाले बच्चों में वे बच्चे शामिल हैं जिनमें एक या एक से अधिक अन्य दिव्यांगताओं के अलावा दृष्टि दोष भी है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है कि आमतौर पर VIAD से जुड़े अतिरिक्त दिव्यांगताओं के प्रकार में बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सेरेब्रल पॉल्सी भी शामिल है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कि VIAD के सामान्य कारणों में आनुवंशिक कारक, प्रसव पूर्व संक्रमण और प्रसवकालीन जटिलताएं शामिल हैं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कि VIAD वाले बच्चे आमतौर पर विलंबित विकासात्मक उपलब्धियां प्रदर्शित करते हैं और संचार और सामाजिक संपर्क में चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कि बधिर अंधापन का तात्पर्य किसी व्यक्ति में दृष्टि और श्रवण दोनों की पूर्ण अनुपस्थिति से है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 54 कि बहुसंवेदी हानि VIAD वाले बच्चों के विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि प्रारंभिक पहचान में दिव्यांगताओं को पहचानना और उनका समाधान करना शामिल है, इससे पहले कि वे बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालें। तो ये आपका सही है, क्योंकि प्रारंभिक पहचान जो होता है वो किसी भी दिव्यांगता को फिर आगे नहीं बढ़ने देता। अगर आपने प्रारंभ में ही उस चीज़ को पहचान लिया कि बच्चे में क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये लक्षण किस दिव्यांगता से रिलेटेड हैं, तो फिर आप बच्चे को आने वाले जो बहुत क्रिटिकल स्थितियां पैदा होने वाली हैं उससे आप बचा सकते हैं और कोई दिव्यांगता होने से भी उस बच्चे को बचा सकते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कि प्रारंभिक हस्तक्षेप VIAD वाले बच्चों में विकास संबंधी देरी की रोकथाम के बजाय सुधार पर केंद्रित है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 कि VIAD वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों में अक्सर प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट ज़रूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत सहायता योजनाएं शामिल होती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। जो भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है प्रारंभिक हस्तक्षेप में, वो सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाती हैं, चाहे वो उपकरण के माध्यम से हो या फिर अन्य कोई चीज़ें हों, चाहे कोई उनको एक्टिविटी कराना हो या ट्रेनिंग देना हो, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कि प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व विकासात्मक क्षमता को अधिकतम करने और भविष्य में सहायता सेवाओं की आवश्यकता को कम करने में निहित है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है कि VIAD वाले बच्चों की विशेषताओं में तेजी से भाषा और उन्नत सामाजिक कौशल शामिल हो सकते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि VIAD वाले बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उनमें तेज़ी से भाषा विकास आप नहीं ला सकते हैं, ना ही सामाजिक कौशल आप उन बच्चों में तेज़ी से ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि VIAD वाले बच्चों में अतिरिक्त दिव्यांगताओं के सामान्य कारणों में उत्तम स्वास्थ्य और आनुवंशिक कारकों की अनुपस्थिति शामिल है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि बधिर, अंधापन दृष्टि और श्रवण दोनों की आंशिक हानि से संदर्भित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बधिर अंधापन में बच्चे को ना ही सुनाई देता है और ना ही उसको दिखाई देता है, ये पूर्ण रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि VIAD वाले बच्चों की विकास पर बहुसंवेदी हानि के प्रभाव में विलंबित भाषा विकास और सामाजिक कौशल की कमी शामिल हो सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि VIAD वाले बच्चों के लिए समय पर सहायता प्रदान करने और शैक्षिक परिणामों को अधिकतम करने में प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि VIAD वाले बच्चों का मूल्यांकन मुख्य रूप से उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मुख्य रूप से केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ही नहीं केंद्रित होता है, मूल्यांकन सभी चीज़ों का किया जाता है बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों को दृष्टिबाधित सभी छात्रों के लिए मानकीकृत किया जाना चाहिए। तो यह असत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि VIAD वाले बच्चों के लिए संचार को समझने में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर संचार के विभिन्न तरीकों को पहचानना और उनका उपयोग करना शामिल है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि दृष्टिहानि और लोकोमोटर विकारों वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुशिल्प संशोधन का उद्देश्य उनकी गतिशीलता को प्रतिबंधित करना है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है कि VIAD वाले बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम निष्क्रिय भूमिका निभाती है और शैक्षिक योजना में सक्रिय रूप से योगदान नहीं देती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। सभी चीज़ों में अपनी योगदान को ये बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है कि VIAD वाले बच्चों के मूल्यांकन में केवल उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का मूल्यांकन शामिल है।
तो ये गलत हो जाएगा। केवल संज्ञानात्मक क्षमताएं वहाँ पे मूल्यांकन में नहीं ली जाती हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे ली जाती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो उनका शैक्षिक परिवेश हो, कोई भी चीज़ें हों, वो सभी चीज़ों पर वहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। ऑल ओवर वहाँ पे मूल्यांकन का मतलब ये होता है उस बच्चे का ऑल ओवर मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियों में स्पर्श और श्रवण विधियों पर दृश्य सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 कि VIAD वाले बच्चों के लिए संचार को समझने में उनकी अद्वितीय संवेदी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करना शामिल है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है 72 कि दृश्य हानि और लोकोमोटर विकारों वाले व्यक्तियों के लिए वास्तुशिल्प संशोधन का उद्देश्य पहुंच और सुरक्षा को बढ़ाना है, तो यह आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कि VIAD बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम की भूमिका चिकित्सा हस्तक्षेप तक ही सीमित है, तो ये गलत है। चिकित्सा हस्तक्षेप तक ही नहीं सीमित होता है और ऑल ओवर वो सभी चीज़ों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है कि VIAD वाले बच्चों के मूल्यांकन में केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन करना शामिल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। शारीरिक मूल्यांकन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन, सामाजिक मूल्यांकन, सांस्कृतिक मूल्यांकन, सभी मूल्यांकन किए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कि VIAD वाले बच्चों के लिए शिक्षण रणनीतियाँ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कठोर और अनम्य होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए हर एक चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है कि VIAD वाले बच्चों के लिए संचार को समझना पर्यावरणीय कारकों के आधार पर संचार विधियों को अपनाना शामिल है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77 है कि यदि सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं तो दृश्य हानि और गति विकार व्यक्तियों के लिए वास्तुकला संशोधन अनावश्यक है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अनावश्यक नहीं है, ये आपका आवश्यक होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 78 कि VIAD वाले बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं विकसित करने के लिए सहयोग करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, आपको 78 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित। सब्जेक्ट था आपका साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ये आपके D.Ed डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 की बात हम कर रहे थे, जहाँ पे आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं। और ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन था, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है आप लोगों को। और जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई हैं, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें समझाई जाएंगी। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो अब आप तैयारी शुरू कर दें। जून में आपका पेपर है, समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग जल्द से जल्द तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जा करके चैनल पे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से है, इस पे जा करके आप लोग अच्छे से सारी वीडियो देखें और अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। और इसी से आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से, तो वहाँ जा करके आप लोग PDF भी प्राप्त कर लें ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।